और जंग के 50वें दिन रूस ने यूक्रेन को सख्त चेतावनी दी है। रूस ने दरअसल ये कहा कि अगर यूक्रेनी सेना ने रूसी सरजमी पर हमला जारी रखा तो कीव के उन ठिकानों को नहीं छोड़ेंगे जहां जंग के फैसले लिए जाते हैं। रूस का सीधा इशारा यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के दफ्तर की तरफ माना जा रहा है। बुधवार को यूक्रेन से सटे रूसी गांव में गोलीबारी की वारदात हुई थी और इसी के बाद से रूस की धमकी सामने आई है। कीव के सत्ता प्रतिष्ठान पर हमले की धमकी की गई है, यानी कि सीधे तौर पर राष्ट्रपति के दफ्तर पर हमला किया जाएगा। रूस के सीमावर्ती गांव में हमले के बाद यह धमकी दी गई है। आज रूस यूक्रेन की जंग का ये 50वां दिन और इस बीच तमाम अहम डेवलपमेंट्स जो अब तक हुए हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज दरअसल ये बड़ी खबर रूस की धमकी को लेकर उन्होंने कहा है कि रूसी सरजमी पर हमला किया तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। आज रूस यूक्रेन की जंग जारी है और खबरों पर विस्तार से जाने से पहले आपको यूक्रेन के 8 शहरों की तस्वीरें दिखा देते हैं। बूचा, मारियोपोल, खार्किव, बोर्डियांका, इरपिन, मिकोलीव, लुबियांका और कीव। इन तस्वीरों में जंग की विनाशलीला दिखाई दे रही है। बर्बाद इमारतें, मलबों का ढेर। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे यूक्रेन के आपात सेवा के लोग। इन तस्वीरों को देखकर यही सवाल किया जा रहा है कि आखिर जंग कब खत्म होगी। वहीं जंग के मैदान से बड़ी खबर आ रही है। रूसी फौज के भीषण हमले के बीच मारियोपोल में यूक्रेन की 36वीं मरीन ब्रिगेड के 1026 जवानों ने सरेंडर कर दिया है। 162 अफसर शामिल हैं। ये दावा रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया है। रूसी टेलीविजन ने सरेंडर की तस्वीरें दिखाई हैं। रूस का यह भी दावा है कि उसने मारियोपोल के पोर्ट पर कब्जा किया है। मिसाइल से अटैक, बम से हमला, केमिकल हथियारों से हमला। यूक्रेन में तबाही और बर्बादी के 49 दिन बीत गए और जंग आज 50वें दिन में प्रवेश कर गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी इस वीडियो को देखिए। रूसी सेना समंदर से मिसाइल दागकर यूक्रेन के हथियार डिपो और एयरक्राफ्ट हैंगर को निशाना बना रही है। रूस का कहना है कि वो अंधाधुंध हमले की जगह अब टारगेट पर एकदम सटीक वार करने की नीति पर चल रहा है और इसके लिए अत्याधुनिक उन्नत हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इन हमलों के बीच रूस को एक बड़े झटके की खबर भी आई है। बारूदी विस्फोटक में एक रूसी युद्धपोत को भारी नुकसान का दावा किया गया है। यह खुद रूस की सरकारी मीडिया का बयान है। बयान के मुताबिक काला सागर में तैनात मोस्कोवा मिसाइल क्रूजर में विस्फोट से आग लग गई। आग की वजह का पता नहीं चल पाया है। जंग के बीच मिसाइल क्रूजर में आग बेशक रूस के लिए झटके की तरह है, लेकिन उसके हमलों ने मारियोपोल में जबरदस्त असर दिखाया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक बुधवार को यूक्रेन की 36वीं मरीन ब्रिगेड के 1026 जवानों ने सरेंडर कर दिया, जिसमें 162 अफसर शामिल हैं। ये तस्वीर यूक्रेनी सैनिकों के सरेंडर की बताई जाती है, जिसे रूसी टेलीविजन ने जारी किया है। रूस का दावा है कि उसने मारियोपोल के पोर्ट पर कब्जा कर लिया है। Можно бояться, можно не бояться, сдаваться все равно надо. Выбор не особо великий. Во-первых, кольцо достаточно плотное, во-вторых, это минимум 5 эшелонов, поэтому не очень непросто будет выйти отсюда, если кто-то думает, что он просто выйдет. इस वक्त मारियोपोल के अजोग वस्तल इलाके में भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई है। यूक्रेनी फौज के आखिरी गढ़ पर कब्जे के लिए रूसी और उसकी समर्थक सेना ने कुछ हफ्तों से इलाके को घेर रखा है। डोनबास का अजोग पोर्ट निशाने पर है। इसका जवाब देने के लिए यूक्रेन की मरीन ब्रिगेड भी तैयार है, लेकिन गोला बारूद की कमी बड़ी बाधा के रूप में सामने आई है। यूक्रेन की मरीन ब्रिगेड ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है, मारियोपोल में निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार है। इसका अंत या तो मौत के रूप में होगा या कब्जे के रूप में। हमारी गोला बारूद अब खत्म हो रहे हैं।
अजोव वस्तल में भीषण जंग की आहट के बीच मारियोपोल में बर्बादी का दर्दनाक मंजर पसरा हुआ है। खंडहर बनी इमारतें, बिखरे हुए मलबे। मारियोपोल का चप्पा चप्पा जंग से हुई तबाही की दास्तान कह रहा है। 3 लाख से ज्यादा लोग मारियोपोल छोड़ चुके हैं और जो बच गए हैं वो पूछ रहे हैं, हमारा क्या कसूर था? रूसी शासक अलेक्जेंडर III की पत्नी मारिया फ्योदोरोवना के नाम पर बसा मारियोपोल शहर अजोव सागर के पास सबसे बड़ा यूक्रेनी शहर है। ये शहर काला सागर को कर्च स्ट्रेट से जोड़ता है। रूस और यूक्रेन दोनों के लिए ये सामरिक महत्व का शहर है, लिहाजा जंग की सबसे बड़ी आग यहीं लगी हुई है। आज तक ब्यूरो। तो मारियोपोल में जंग जारी है तो वहीं रूसी हमले की जद में एक बार फिर से खार्किव शहर है। यूक्रेन दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर पिछले 24 घंटे के भीतर कई बड़े हमले कर चुका है, जिसमें कम से कम 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। 22 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ये दावा खार्किव के गवर्नर ने किया है। जंग के शुरुआती 2 हफ्ते में रूस ने खार्किव पर भयानक हमले किए थे, लेकिन बाद में शांति हुई थी। पर अब रूस ने दोबारा हमला करना वहां शुरू कर दिया है। ये तस्वीर रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन के प्रति एकजुटता की तस्वीर है। पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के राष्ट्रपति यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बोरोदियांका की बर्बादी का जायजा लेने पहुंचे हैं। कीव से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बोरोदियांका रूस के हमलों में मटियामेट हो चुका है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक बोरोदियांका की बर्बादी बूचा से भी भयानक है। ज़ेलेंस्की के साथ बाल्टिक देशों से आए 4 राष्ट्रपति बोरोदियांका की सड़कों पर निकले। इन इमारतों को गौर से देखते रहे, जिन्हें रूसी मिसाइलों ने या तो जमींदोज कर दिया या फिर बुरी तरह बर्बाद कर दिया। ये शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। जो हमने यहाँ देखा, जो यहाँ हुआ है, क्या नुकसान हुआ है और क्या बर्बरता पुतिन शासन ने यहाँ की है, मैं इनकी तुलना नाजियों से तक नहीं कर सकता हूँ। मेरी सोच में ये नाजियों से भी बहुत बुरा है। बाल्टिक देशों के राष्ट्रपति यूक्रेन के प्रति सद्भावना जताने पहुंचे थे। इससे पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी ज़ेलेंस्की से मिलने कीव पहुंचे थे और यूक्रेन की राजधानी की सड़कों पर निकलकर हालात का जायजा लिया था। यूक्रेन में आज जंग का 50वां दिन है। आइए आपको दिखाते हैं शहर शहर का हाल। ये तस्वीर बूचा की है। इसे टैंकों के कब्रिस्तान का नाम दिया गया है। तस्वीरें देखिए, टैंकों का जखीरा पड़ा हुआ है। जो टैंक कभी दुश्मनों पर कहर बनकर टूटते थे, वो बर्बाद हो चुके हैं, कबाड़ बन चुके हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने जंग में बर्बाद सारे टैंकों और सैनिक गाड़ियों को इकट्ठा कर बूचा में एक जगह रख दिया है। इसे लोग टैंक कब्रिस्तान के नाम से जानने लगे हैं। कीव के पास का शहर बूचा इरपिन का उत्तरी उपनगर है। कीव पर कब्जे के लिए बूचा भयंकर लड़ाई का गवाह बना था। 31 मार्च को जब यहाँ से रूसी फौज लौटी तो दुनिया को रूसी सैनिकों के जुल्मों का पता लगा। यूक्रेन के मुताबिक बूचा में रूस ने नरसंहार को अंजाम दिया। करीब 300 निर्दोष नागरिकों को बेरहमी से मारा गया। हालांकि रूस इन आरोपों से इनकार कर रहा है। ये तस्वीर यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव की है। मारियोपोल की तरह खार्किव रूसी हमले का सबसे बड़ा निशाना रहा। तस्वीरें देखिए, खार्किव की बर्बादी की पूरी कहानी बयां कर रही है। अपने घर में मलबे के बीच रोती महिला का दर्द सुनिए। Мы
ये कैसे हुआ पता नहीं। 1 मिनट पहले ही मैंने इनसे बात की थी, दूसरे ही मिनट में देखिए ये दीवारें छर्रों से भर गई। ये दीवार चलनी में बदल गई है। जंग के शुरुआती 2 हफ्ते में रूस ने खार्किव पर भयानक हमला किया था, लेकिन हमले अभी भी जारी हैं। खार्किव के गवर्नर के मुताबिक पिछले 24 घंटे के भीतर हुए हमले में कम से कम 7 लोग मारे गए और 22 जख्मी हुए। आज तक ब्यूरो। तो आज तक लगातार आपको जंग के मैदान से युद्ध की रिपोर्ट दिखा रहा है हमारे संवाददाता यूक्रेन के कई शहरों में मौजूद हैं, जो रूसी हमलों के बीच साहसिक रिपोर्टिंग कर आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं निप्रो शहर से वॉर रिपोर्टर गौरव सावंत की ये रिपोर्ट। यूक्रेन में नीपर जिस इलाके में हम हैं, या डेनिप्रो जैसा कुछ लोग इस क्षेत्र को कहते हैं, वहां पर पहले एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया और पिछले 12 घंटे में एक रेलवे स्टेशन को मध्य यूक्रेन में निशाना बनाया गया है और इसीलिए इस शहर के मध्य में अब इमरजेंसी इवैक्यूएशन सेंटर बनाए गए हैं, क्योंकि कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है और इसकी वजह से अब जैसा आप देख सकते हैं लोग बसों से बड़ी संख्या में यहां से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। यहां स्थिति बहुत गंभीर हुई है। कई रॉकेट और मिसाइल अटैक्स पहले पूर्वी यूक्रेन में यानी मारियोपोल, खार्किव उन इलाकों में हुए। अब ये लड़ाई ज़ेपोरिज़िया की तरफ बढ़ती आ रही है और ज़ेपोरिज़िया के बाद ये शहर नीपर या डेनिप्रो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल सेंटर है। अगर सोवियत संघ के समय की बात करें तो ये क्लोज सिटी कही जाती थी, क्योंकि यहाँ पर मिसाइलें भी बनती हैं और रॉकेट्स भी बनते हैं। बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल सेंटर है और यहाँ से अब महिलाएं और बच्चे निकल रहे हैं। सैनिकों के परिवार भी यहाँ से बहुत तेजी से अब बाहर निकल रहे हैं। ये जितनी भी बसें यहाँ पर अभी लगी हुई हैं, ये लोगों को लेकर पहले लेविव जाएंगी और वहाँ से लोग पोलैंड के रास्ते बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों से हमने बात की वो कह रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित है, जीवन बहुत बुरी तरह प्रभावित है। उनको उम्मीद है कि कुछ ही महीनों के लिए वो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अभी पता नहीं है कि ये लड़ाई कितना लंबा चलेगी, क्योंकि पूर्व से अब रूस और यूक्रेन के बीच की ये लड़ाई अब मध्य यूक्रेन में आती जा रही है। इस क्षेत्र में ज़ेपोरिज़िया जो एक बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल हब भी है, वहाँ बिजली भी बनती है, परमाणु ऊर्जा का भी केंद्र है और यहाँ नीपर जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है। लेकिन तनाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। मिसाइल और रॉकेट अटैक अब इस क्षेत्र में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एयर रेड सायरन बीती रात से कई बार बजे। बारिश भी है, ठंड भी है। हवा और बारिश के बीच अब एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में लोग यहाँ से निकल रहे हैं और आप जैसा देख सकते हैं एक के बाद एक कई बसें महिलाओं और बच्चों को लेकर यहाँ से सुरक्षित निकलने को इस समय तैयार है। कैमरामैन ललित मोहन जोशी के साथ गौरव सावंत, नीपर, यूक्रेन आज तक। तो सवाल लगातार यही किए जा रहे हैं कि आखिरकार ये जंग कब तक जारी रहेगी। यूक्रेन में मची तबाही के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को मदद की नई खेप देने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को हेलीकॉप्टर और सैन्य साजो सामान समेत $800 बिलियन की नई सैन्य सहायता को मंजूरी दे दी है। ये सहायता इसलिए दी जा रही है ताकि यूक्रेन रूसी हमले से खुद का मजबूती से बचाव कर सके। कल ही बाइडेन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ फोन पर बातचीत की थी और फिर सहायता का ऐलान किया था। The president announced and authorized another presidential drawdown of security assistance valued at up to an additional $800 million, tailored to meet urgent Ukrainian needs for today's fight as Russian forces shift the focus of their ruthless aggression now to eastern Ukraine. Are reinforcing capabilities that we have already been providing Ukraine, and some of them are new capabilities that we have not provided to Ukraine. All of them are designed to help Ukraine, as we talked about, help Ukraine in the fight that they are in right now, and the fight that they will be in coming days and weeks in the eastern part of the country. यूक्रेन में जंग जारी है तो इधर इजराइल में भी जंग जैसे हालात बने हुए हैं। वेस्ट बैंक इलाके में इजरायली सैनिकों ने 3 फिलिस्तीनियों को मार डाला है। जो लोग मारे गए हैं उनमें एक टीनेजर है, बाकी 2 वकील हैं। टेल अवीव में पिछले कुछ हफ्तों से लगातार इजरायली सैनिकों पर हमले किए जा रहे हैं। उसी के बाद से इजरायली सैनिकों ने ये ऑपरेशन किया था जिसमें 3 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायली सैनिकों के मुताबिक बेथलेहेम में उन पर पेट्रोल बम से हमला किया गया, जिसके बाद इजरायली सैनिकों ने ये कार्रवाई की है।
सैनिकों की कार्रवाई के बाद वहां बवाल मच गया है। तस्वीरें सामने आई जिसमें फिलिस्तीनी लोग इजरायली सैनिकों पर पथराव कर रहे हैं। वेस्ट बैंक इलाके में भारी तनाव जैसी स्थिति है। इजरायली सैनिकों पर फिलिस्तीनियों ने पथराव किया है। तस्वीरों में देखिए कि कैसे बड़ी संख्या में ये फिलिस्तीनी बख्तरबंद टैंक्स और पुलिस की गाड़ियों पर लगातार पथराव कर रहे हैं। सेना की गाड़ियों पर भी हमला किया गया। इन सैनिकों पर फिलिस्तीनियों का ये पथराव जिसकी वजह से स्थिति वहां तनावपूर्ण बनी। जहां पर मुस्लिम बहु बेटियों से रेप की धमकी देने वाला महंत गिरफ्तार हो गया है। बजरंग मुनि को लखनऊ पुलिस ने सीतापुर से गिरफ्तार किया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बजरंग मुनि जैसे धर्म के ठेकेदारों को गिरफ्तार करने में यूपी पुलिस को 11 दिन लग गए। तुम्हारे घर से तुम्हारी बहु बेटियों को उठा के लाके ये वो महंत है जो जहर उगलता है, जो नफरती बयान देता है, जो सनातनी परंपरा को तार तार करता है। गेरुआ कपड़े में इस महंत की बात को हम आपको ठीक से सुनाना भी गवारा नहीं समझते। इसने इतनी घटिया बातें कही जिसे सुनकर कोई भी शर्मसार हो जाए। इसकी जुबान पर महिलाओं के लिए ना कोई इज्जत है और ना ही किसी दूसरे धर्म के लिए सम्मान। जहरीली जुबान के इस सौदागर का नाम है बजरंग मुनि, जिसने एक धर्म विशेष की महिलाओं को रेप की धमकी तक दे डाली। मैं बहुत प्यार से तुमको समझा दे रहा हूँ, अगर इस धर्म में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहु बेटियों को उठा के लाके। धर्म के इस ठेकेदार बजरंग मुनि का वायरल वीडियो वैसे तो 2 अप्रैल का है, लेकिन यूपी पुलिस का एक्शन 13 अप्रैल को हुआ। यानी गिरफ्तारी में यूपी पुलिस को 11 दिन लग गए। गिरफ्तारी के बाद बजरंग मुनि के होश फाख्ता हो गए, सारी हेकड़ी निकल गई। हालांकि इसकी भनक उसे पहले ही लग गई थी, इसलिए बजरंग मुनि ने 8 अप्रैल को ही अपना गुनाह मानते हुए क्षमा मांगने लगा। पूरी तरह इसको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है, पूरी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। ये जांच का विषय है। मैं एक महंत हूँ, कोई भगौड़ा नहीं हूँ, मैं वही हूँ। और जो है जो भी संवैधानिक रूप से जो भी सज़ा होगी मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी बात से किसी की आस्था को या किसी को ठेस पहुंचा है तो मैं उससे क्षमा मांगता हूं। और नारी का हमारे समाज में, हिंदू समाज में पूजा की जाती है, नारी के हम लोग सम्मान करते हैं। हमारी माताओं बहनें जब कलश यात्रा में जा रही थी तो सब उनको घेर लिया गया था और उनके साथ जो है छेड़खानियाँ और अभद्रता की जाने लगी। अगर मैं थोड़ा सा भी वहाँ मतलब आक्रोशित नहीं होता, थोड़ा सा भी आक्रोशित नहीं होता तो हम लोग वहाँ बच नहीं पाते। क्षमा मांगता हूँ, अगर मेरी जो है बात से किसी को ठेस पहुँचा है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। दरअसल सीतापुर के खैराबाद कस्बे के महर्षि श्री लक्ष्मण दास उदासीन आश्रम के महंत बजरंग मुनि 9 संवत्सर के मौके पर जुलूस के लिए निकला था। वो खुद गाड़ी में बैठा था और उसके समर्थक सड़कों पर थे। जब ये जुलूस खैराबाद की मस्जिद के करीब पहुंचा तो बजरंग मुनि ने माइक थाम लिया और फिर जहर उगलने लगा। मैं बहुत प्यार से तुमको समझा दे रहा हूँ, अगर इस धर्म में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहु बेटियों को उठा के लाके। महंत घटिया बातें कर रहा था और इसके समर्थक तालियां पीट रहे थे। लेकिन वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय महिला आयोग को यूपी डीजीपी को चिट्ठी तक लिखनी पड़ गई।
मुझे लगता है ऐसे लोगों को अरेस्ट करना ज़रूरी है और इनको एक एग्जाम्पल बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये समाज में गंदगी फैला रहे हैं और अपने सो कॉल्ड गॉडमैन होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये सिर्फ खुद ही नहीं कह रहे, बाकी लोगों को भी भड़का रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारी है और इनके ऊपर एक्शन भी उतना ही सख्त होना चाहिए। अब ऐसे में यूपी पुलिस पर कई सवाल उठते हैं। 2 अप्रैल को बजरंग मुनि ने हेट स्पीच दिया, लेकिन 7 अप्रैल तक सीतापुर पुलिस ने किसका इंतजार किया? आखिर सीतापुर पुलिस ने 7 अप्रैल को जाकर क्यों कार्रवाई करने का ट्वीट किया? आखिर क्या वजह थी कि बजरंग मुनि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में सीतापुर पुलिस को 24 घंटे लग गए, यानी 8 अप्रैल को जाकर एफआईआर दर्ज हो सकी। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी बजरंग मुनि को गिरफ्तार करने में और 5 दिन क्यों लग गए? यूपी पुलिस पर सवाल तो बनता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ऐसे महंत किस पाठशाला में पढ़ाई करते हैं जो किसी धर्म विशेष के खिलाफ जहर उगलने के लिए प्रेरित करता है? आखिर वो कौन सा अक्षर है जिससे सीखकर ये इतना नफरत किसी धर्म विशेष की महिलाओं के लिए लाते हैं? आखिर वो कौन सी ताकत है जिसकी वजह से ऐसे महंत के हौसले बुलंद होते हैं? दिल्ली से अमित भारद्वाज, सीतापुर से अरविंद शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। अगली खबर का रुख करेंगे। क्या गुजरात के खंबाट में रामनवमी पर हुए बवाल में विदेशी साजिश है? गुजरात पुलिस ने खुलासा किया कि खंबाट में हुई हिंसा की साजिश को स्लीपर सेल ने अंजाम दिया। हमले को अंजाम इसलिए दिया गया ताकि भविष्य में कोई रामनवमी जुलूस ना निकल सके। पुलिस के मुताबिक आरोपी विदेशियों के संपर्क में थे और वहीं से पैसे का भी इंतजाम किया गया था। इस मामले में मुख्य आरोपी रज़ाक हुसैन पटेल उर्फ मौलवी है। पुलिस का कहना है कि जो मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले में, रज़ाक हुसैन उर्फ मौलवी, उसने इस पूरी घटना की साजिश इसी दरगाह में रची। दरअसल घटना से 4 दिन पहले पुलिस ने जो शोभा यात्रा है रामनवमी के अवसर पर, उसको परमिशन दी थी, जिसके बाद से ही मौलवी ने सारी प्लानिंग की और ऐसा अंजाम देने की साजिश की कि ये यात्रा दोबारा ना निकले। उसके लिए सबसे पहले तो स्लीपर सेल मॉड्यूल में पूरी प्लानिंग की गई। अलग अलग लोगों से उन्होंने संपर्क किया, संपर्क करके ये सुनिश्चित किया कि हर एक को अलग अलग टास्क मिले, यानी कि एक शख्स होगा जो पहले फंडिंग लाएगा, एक शख्स होगा जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोगों को इकट्ठा करेगा, एक शख्स होगा जो इस पूरे घटना को अंजाम देगा और किसी दूसरे शख्स को एक दूसरे के बारे में कुछ भी पता ना हो। पुलिस का यह भी कहना है कि इसमें फॉरेन फंडिंग और साथ ही 11 में से जो 9 आरोपी है, जिसमें मौलवी भी शामिल है, वो फॉरेन कंट्री के लोगों से पूरी तरीके से संपर्क में थे और इस पूरी साजिश को रच रहे थे। और आइए अब आपको दिखा देते हैं कि पूरे मामले पर आणंद के एसपी अजीत रजियान का क्या कहना है। अप्रैल 2022 को खंबाट में रामनवमी की रथ यात्रा निकली थी, उस पर जो पत्थरमारा करने पर आया था वो एक कॉन्स्पिरेसी हमारे सामने आई है, जिसमें एएसपी साहब के अध्यक्षता में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाने में आई है, जिसमें खंबाट सिटी इंस्पेक्टर, खंबाट रूरल इंस्पेक्टर, पेरोल फरलो की टीम और हमारा जो जिले का साइबर पुलिस स्टेशन है उनके पीआई भी शामिल हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में जब हमने आरोपी को पकड़ा, कोम्बिंग करी, उनके पास से टेक्निकल एविडेंस और ओरल एविडेंस हमने कलेक्ट किए, तो उसमें हमें पता चला कि एक कॉन्स्पिरेसी थी और प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी के तहत इन लोगों ने पत्थरमारा किया था।